हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने चैनल पे वेद प्रकाश वर्मा जी का नॉवेल 3.5 घंटे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसका पहला एपिसोड। 12 दिसंबर। हम पति पत्नी के लिए यह दिन वर्ष के शेष 364 दिनों से बिल्कुल अलग और सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि इसी पवित्र दिन हम दाम्पत्य के सूत्र बंधन में बंधे थे। अपने इस महान पर्व को सिर्फ हम दोनों पूरी शक्तिशाली और सादगी के साथ मनाया करते, इसलिए प्रत्येक वर्ष के 12 दिसंबर को मेरठ से कहीं बाहर दूर किसी हिल स्टेशन, महानगर या ऐतिहासिक महत्व के स्थान पर निकल जाता। इससे हमारा एंजॉय तो होता ही, साथ ही नई नई चीज़ें देखने, विभिन्न किस्म के लोगों से मिलने आदि से ऐसी जानकारियां भी मिल जाती हैं जिससे मुझे अपने पाठकों के लिए दिलचस्प और नए नए कथानक तैयार करने में मदद मिलती है। ऐसे ही एक कथानक मुझे इस बार जिंदलपुरम से मिला। जी हाँ, जिंदलपुरम, एक औद्योगिक नगर। इस बार हमने अपना मैरिज डे इसी औद्योगिक नगर में गुजारने का निश्चय किया था। इस नगर में जो कथानक मुझे मिला, इस बार 3.5 घंटे के नाम से उसी को कलमबद्ध करवा। जिंदलपुरम पहुंचने पर हमने वहां के सबसे अच्छे होटल एंजॉय में एक कमरा लिया। थोड़ी देर आराम और स्नान आदि करके घूमने निकल गए। यह नगर सिर्फ एक व्यक्ति ने बसाया था। जी हाँ, केवल एक ही व्यक्ति ने, अपनी अक्ल, लगन, परिश्रम और योग्यता से। उस व्यक्ति का नाम था हरिकेश बहादुर जिंदल। प्रसिद्ध था कि हरिकेश बहादुर का जन्म एक गरीब दंपत्ति की झोपड़ी में हुआ था। वे अपने माता पिता के प्रथम संतान थे। उनके बाद उनके 3 छोटे भाई और 2 बहनें भी इस दुनिया में आ गईं। एक दुर्घटना में पिता अपाहिज हो गए। गृहस्थी का सारा भार हरिकेश बहादुर पर आ पड़ा। उस वक्त हरिकेश बहादुर की उम्र केवल 16 साल की थी। जब गृहस्थी चलाने के लिए एक लॉटरी का पत्ता लेकर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा, 60 साल की आयु तक पहुंचते पहुंचते वह कागज बनाने वाली एक मिल का मालिक बन गया। अब व्यापार में उसके छोटे भाई भी उसके साथ थे। देखते ही देखते वे एक के बाद दूसरी मिल की स्थापना करते चले गए। 90 साल की आयु में हरिकेश बहादुर की मृत्यु हो गई, परंतु अपने पीछे वे एक भरा पूरा परिवार, पत्नी और बच्चे छोड़ गए थे। साथ ही छोड़ गए थे खूब फैला हुआ बिजनेस, जिसे उनके भाइयों और पुत्रों ने मिलकर संभाला ही नहीं, बल्कि बढ़ाते ही चलेगा। हरिकेश बहादुर के बाद से 4 पीढ़ियां बदल गई। आज पूरा जिंदलपुरम बस गया। नगर में जिंदल परिवार की शुगर फैक्ट्री, डिस्लरी, कपड़ा मिल, कागज़ मिल, रबर फैक्ट्रियां आदि लगभग हर वस्तु का उत्पादन करने की फैक्ट्री है। नगर के लोग जिंदल परिवार के प्रत्येक सदस्य को पूजनीय मानते। हर एक के दिल में उनके लिए असीमित श्रद्धा एवं सम्मान है। इस बाग के जिंदल परिवार में केवल 3 ही प्राणी हैं। सबसे बड़े गजेंद्र बहादुर जिंदल, उनका युवा पुत्र अनूप जिंदल की पत्नी विभा जिंदल। आप लोग यानी मेरे पाठक सोच रहे होंगे कि मैं व्यर्थ ही जिंदल परिवार का इसलिए लिखकर आप लोगों को बोर क्यों कर रहा हूँ। लेकिन नहीं, मैं ऐसी एक पंक्ति भी लिखना पसंद नहीं करता जिसका मेरे मूल कथानक से संबंध न हो। मैं तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि वहाँ मेरी मुलाकात विभा से हो जाएगी। जी हाँ, उस विभा से जिसका ख्याल आते ही मैं बेचैन सा उठता हूँ। सुबह पर नाम आते ही दिल बेकाबू होकर धड़कने लगता। मेरे अतीत का एक टुकड़ा रह रहकर आंखों के सामने चकराने लगता। विभा से मुलाकात होने के बाद जो कुछ हुआ वह एकदम अप्रत्याशित, दर्दनाक, सनसनीखेज और अत्यंत ही रहस्यमय था। मेरे अब तक के लिखे गए हर जासूसी उपन्यास से कहीं ज़्यादा रहस्य। शायद इसलिए मैंने उस सबको एक कथानक के रूप में अपने पाठकों के सामने रखने का निश्चय कर लिया। हालांकि मैं जानता हूँ कि मेरे इस कृत्य को विभा बदतमीजी और जलालत ही कही। मेरे दिल की धड़कन मुझसे नाराज़ भी हो सकती है, परंतु अंजाम चाहे जो, एक सच्चा कलाकार होने के नाते वह सारा किस्सा 3.5 घंटे में लिख रहा हूँ। लगता है कि मैं बहक रहा हूँ, भावनाओं में बह रहा हूँ। ढेर सारी बातें बहुत जल्दी एक ही सांस में कह देना चाहता हूँ। यदि मैं इसी तरह लिखता रहा तो सब कुछ अटपटा सा लगेगा। अतः अगले अनुच्छेद से प्रत्येक घटना को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत कर रहा हूँ। उस रोज़ 13 दिसंबर, कुछ लोग 13 के अंक को मनहूस मानते हैं। कम से कम उस 13 दिसंबर से पहले मैं ऐसे लोगों में से नहीं था, परंतु उस दिन घटी हृदय विदारक घटना ने मुझे भी ये मानने के लिए बाध्य कर दिया कि ये अंक सचमुच किसी न किसी रूप में मनहूस होता है। दोपहर का समय करीब 1 बज रहा था। मैं और मधु, ये मेरी पत्नी का नाम है, एंजॉय के रेस्तरां में बैठे लंच ले रहे थे। मधु खाने में व्यस्त थी। अचानक ही मैंने उसे पुकारा, मधु। जी, मधु के हाथ रुक गए। खाना वाकई अच्छा है। जी हाँ, रात के खाने से तो बहुत ही अच्छा। उस खाने को तो उस खाने को खाते वक्त तो मैं ये सोच रही थी कि घुमाने के नाम पर
घुमाने के नाम पर ले जाने पर इस बार आप मुझे कैसे शहर में ले आए? मैंने मुस्कुरा दिया, बोला, क्यों जिंदलपुरम पसंद नहीं आया क्या? अब तो पसंद आ रहा है। मधु में मुस्कुराई। मैं खाने के नहीं, ये शहर के बारे में पूछ रहा हूँ बेवकूफ़। मधु की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वह जानती है कि जब मुझे उस पर ज़्यादा प्यार आता है तो मैं अक्सर उसे बेवकूफ़ कह दिया करता हूँ। बोली, शायद आपको मालूम नहीं कि अच्छा खाना मिलना भी अच्छे शहर की खूबियों में से एक है। तुम औरतों को तो बस खाने से ही मतलब है। मैंने छेड़ा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और तुम मर्दों को क्या चाहिए? सैर सपाटा, आंखें सेकने के लिए बाजार में घूमती तितलियाँ। सबसे खूबसूरत तितली तो मेरे सामने बैठी है। बस बस, बनाने को रहने दीजिए। मैं आपकी बीवी हूँ, पाठक नहीं जो आपकी लच्चेदार बातों में फंसने के लिए 5 रुपए का नोट बर्बाद कर देते हैं। इस चुअलबाजी को जारी रखने के लिए भी मैंने मुंह खोले ही था कि अचानक डाइनिंग हॉल में एक शोर से उठा। काउंटर क्लर्क सहित कई के मुंह से दबा सा स्वर निकला, अनूप साहब, अनूप साहब। हमारा ध्यान भी भंग हो गया। अचानक ही सरगर्मी सी बढ़ गई थी। मेज़ों पर लंच लेते ग्राहक खड़े हो गए। होटल के स्टाफ का प्रत्येक कर्मचारी साधारण अवस्था से बहुत ज़्यादा चुस्त और चौकस नजर आने लगा। और ऐसा उस युवा जोड़े के कारण हुआ तो जो अभी अभी हॉल में प्रविष्ट हुआ था। मधु और हॉल में मौजूद सभी लोगों के साथ मेरी नज़र भी उस तरफ उड़ गई। काउंटर के समीप खड़ा हुआ खूबसूरत जोड़ा मुस्कुरा रहा था। युवक किसी राजकुमार के समान सुंदर था और युवती, उफ, मेरा दिल बहुत जोर से धड़क उठा। धड़कता हुआ गोश्त का लोथड़ा जैसे कंठ में आ फंसा। पर बस मेरे कंठ से तभी तभी चीख निकल गई, ये वाह। मधु चौंक कर मेरी तरफ ही देखने लगी। मेरा ध्यान मधु की तरफ बिल्कुल नहीं था। दिल नियंत्रण से बिल्कुल बाहर होकर किसी हथौड़े के समान पसलियों पर चोट कर रहा था। मैं एकटक उसी तरफ देख रहा था। दृष्टि उसी पर चिपक कर रह गई थी, विवाह के मुखड़े पर। हाँ, निश्चय ही वह विवाह थी। इंद्र के दरबार की मेनका सी, उतनी ही सुंदर जितनी तब भी थी जब वह मेरे साथ पढ़ा करती थी, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा। दूध से गोरे, पूर्णिमा के चांद से गोल मुखड़े पर वही मृगनयनी आंखें, पंखुड़ियों जैसे होंठ, सुतवा नाक, घने काले और लंबे बाल, कंठ ऐसा जैसे कांच का बना। हाँ, वह वही थी, बेबा। उसके होंठों पर मुस्कान थे, जिस्म पर सच्चे गोटे के भारी जाल वाली कढ़ाई की साड़ी, उसी से मैच करता ब्लाउज, गोल भरी हुई कलाइयों में सोने की हीरे जड़ित चूड़ियाँ, गले में कीमती हीरों का जगमग करता नेकलेस, होंठों पर नेचुरल कलर की लिपस्टिक, मुखड़े पर हल्का सा मेकअप, मस्तक पर नाक के ठीक ऊपर सिंदूरी सूरज, सिंदूर से भरी माँ, नाक में नथ और कानों में लटकने वाले बुंदे पहने वह विवई खड़ी थी। कमान सी बाहों के नीचे उसकी काली और गहरी मुस्कुराती सी आंखों में दख हो गया। मधु शायद एक टक उस वक्त मुझे ही देख रही थी। विभा की दृष्टि अभी तक मुझ पर नहीं पड़ी थी। मेरे दिमाग में बड़ी तेजी से सवाल उभरा कि अगर वो मुझे देख ले तो क्या पहचान लेगी, और यदि पहचान भी ले तो क्या मुझसे बात करेगी। अचानक ही जाने कहाँ से इंजॉय का मैनेजर प्रकट होकर उनके सामने पहुंचा। सेवक की तरह झुककर उनकी अगवानी की। शायद उसने कुछ कहा। अनूप और विभा एक खाली सीट की तरफ पड़ गए। मेरे दिमाग में बड़ी तेजी से ही विचार कौंधा कि यह अनूप वही जिंदल परिवार का एकमात्र जीवित चिराग अनूप जिंदल है, और वह उसकी पत्नी है, विभा जिंदल। वो, मेरे दिमाग में पहले ही ये ख्याल क्यों नहीं आया कि यही विभा विभा जिंदल होगी? आता भी कैसे? मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि विभा इतने बड़े घराने की बहू बन गई हो। जो कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, मुझे तो अब भी वह कुछ स्वप्न सा लग रहा था। इस परिवार के साथ जुड़कर विभा शर्मा विभा जिंदल बन गई है। अभी अतीत का वह टुकड़ा मेरी आंखों के सामने उभर ही था कि कहाँ खो गए जनाब, क्या वह मुझसे भी सुंदर तितली है? मधु ने मुस्कुराकर कहा। मैं बुरी तरह चौंका। बोला, वो वह विवाह है मधु। कौन विवाह? मधु ने धीमे से पूछा। परंतु मैंने हड़बड़ाहट में अपना वाक्य इतनी जोर से बोल दिया था कि आवाज़ हॉल में मौजूद दूसरे लोगों के अतिरिक्त अनूप और विभा ने भी सुन ली थी। दूसरों के समान चौंककर उन्होंने भी मेरी तरफ देखा। अगले ही पल विभा के कंठ में कहीं सितार बजा। वह भेद? मैं उछल पड़ा। मधु के सवाल का जवाब दिए बिना हक्का बक्का सा विभा की तरफ देखने लगा। ओ, तुम तो सच में भेदी हो? विभा रूपी कोयल पुनः कूकी। वह खुश होकर लपकती सी हमारी सीट की तरफ आई। हड़बड़ाकर मैं एक झटके से खड़ा हो गई। मधु भी खड़ी हो गई। हाँ विभा, मैं हक्का बक्का सा था। मैं तो तुम्हें यहाँ देखकर चकित रह गया। सारे हॉल की तरह मधु भी चकित निगाहों से हमारी तरफ देख रही थी। तब तक अनूप भी हमारी सीट के करीब आ चुका था। विभा ने बताया, ये मेरे पति हैं, अनूप जिंदल, और ये हैं वेद प्रकाश शर्मा, मेरे साथ LLB में पढ़े हैं। भाई जिनके आप उपन्यास पढ़ते हैं।
ओ, कहने के साथ ही अनूप ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बोला, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई शर्मा जी। मैं आपका फ़ैन। विभा अक्सर कहा करती थी तुम इसके साथ पढ़े होगे। मुझे भी। मैंने जल्दी से हाथ मिलाते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है मधु। मधु ने अपनी आदत के मुताबिक हाथ जोड़कर नमस्ते की। ऑटो पर मुस्कान भी घेरी और बोली, लंच आपको हमारे साथ ही रहना पड़े। वाई नॉट। बैठो विभा, तुम्हारा क्लास फेलो मिल गया और मेरा फेवरेट आइटम। लंच में मज़ा आएगा। कहने के साथ ही अनूप कुर्सी पर बैठ गया। विभा उसके सामने वाली कुर्सी पर। मैं और मधु भी बैठ गए। और सुनाओ वेद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विभा ने पूछा। मेरे कुछ कहने से पहले अनूप बोल पड़ा, कर क्या रहे होंगे? किसी नए प्लॉट की तलाश में होंगे। मैं और मधु हंस पड़े। ठीक है जी, आप हम दोस्तों की बातों के बीच में नहीं टपकेंगे। विभा ने अनूप से कहा, आपको अपने लेखक से बात करनी है तो बाद में करें, फिलहाल चुप रहने में ही आपकी भलाई है। अनूप ठहाका लगाकर हंस पड़ा। मधु और मैं भी मुस्कुरा दिए। अनूप ने मधु से कहा, लीजिए मधु जी, हम दोनों ठूठ रह गए। ये पुराने दोस्त मिल गए। अब भला हमारी परवाह कहाँ करेंगे? पुरानी दोस्ती में कशिश ही ऐसी होती है। मधु ने कनखियों से मुझे देखा। मेरे कुछ कहने से पहले ही वहाँ वेटर आदम का। उनसे पूछकर मैंने उनकी पसंद के लंच का ऑर्डर का सारा सामान वेटर यूं ले आया जैसे लेने के लिए कहीं गए ही नहीं था। हम चारों एक साथ लंच लेने लगे। इधर उधर की बातें होती रहीं। विभा ने स्वयं स्वीकारा कि अब जासूसी उपन्यास क्षेत्र में मेरा नाम खूब चल। उसने सपत्ता की नहीं मुझे बधाई दी। अनूप चिंदल किसी पाठक के समान ही मेरे उपन्यासों की तारीफ करता रहा। साथ ही कुछ वैसे प्रश्न करता रहा जैसे अक्सर मिलने पर पाठक करते रहते। जिस वक्त मैं और अनूप बात कर रहे थे उस सब मधु और विभा के बीच जाने क्या खिचड़ी पकती रही। लंच में हमें 1 घंटा लगा और इस 1 घंटे में ऐसा लगने लगा था कि जाने हम सब कितने पुराने परिचित हैं। अनूप ने हमें डिनर पर इनवाइट की और हमारे काफ़ी इनकार करने पर भी ना माना तो अब स्वीकार करना ही पड़ा। हमने उनसे डिनर उन्हीं के यहाँ लेने का वादा कर लिया। कमरे की चटकनी। अगला दृश्य है। कमरे की चटकनी अंदर से लगाकर मैं अभी घूम ही था कि मधु ने पूछा, कहिए जनाब, कौन है ये विभा देवी? कौन है क्या मतलब? मैं थोड़ा बौखलाया। तुम्हें परिचय दिया तो था, वह एलएलबी में मेरे साथ पढ़े तो और भी बहुत से स्टूडेंट्स होंगे। चंचल मुस्कुराहट के साथ मधु ने मुझे गहरी दृष्टि से देखते हुए कहा, लेकिन वह विभा देवी मुझे कुछ विशेष ही आपके साथ पड़ी हुई नजर आई। दोस्तों, इसमें काफ़ी शब्द गलत लिखे हुए हैं जिनको मुझे थोड़ा संभल के पढ़ना होगा। नजरें ऐसी उठी जैसे किसी गरीब को खजाना मिल गया। ऐसे मत करो मधु, मैं गंभीर हो गया। विवाह के बारे में ऐसा सोचना भी पाप है। मधु का चंचल स्वर। कैसा सोचना? वैसा ही जैसा तुम सोच रही हो। कैसा सोच रही हूँ मैं? शायद यही कि जब वह मेरे साथ पढ़ती थी तो मुझसे कुछ प्यार व्यार करती थी। क्यों नहीं हो सकता? उम्र ही ऐसी होती है। स्टूडेंट लाइफ में अक्सर ये लोग रोग लग ही जाता है। मधु मुझे छेड़ रही थी जबकि मैं पूरी तरह गंभीर था। बोला, ये माना मधु की स्टूडेंट लाइफ में अक्सर प्यार हो जाता है, लेकिन सच मानो वह सब लड़कियों से अलग थी। बहुत ही ब्रिलियंट, समझदार और सुलझे हुए पैने दिमाग की मालिक। आप तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं उसकी। मधु, सचमुच विवाह है ही तारीफ के काबिल। अभी तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती। कुछ ही देर की मुलाकात है ना। मेरे साथ वह 3 साल पड़ी है। उसका दिमाग बहुत तेज़ है, बहुत ही पैना। सिर्फ मैं या दूसरे सब स्टूडेंट्स ही नहीं, बल्कि एलएलबी के हमारे प्रोफेसर भी विवाह के दिमाग का लोहा मानते थे। वह अपनी सुंदरता से 1000 गुना ज़्यादा बुद्धिमान है। सेकेंड ईयर में एक दिन अचानक ही हॉस्टल के कमरे में हमारे एक साथी दो स्टूडेंट की लाश पाई गई। सभी चौंक पड़े थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि हत्या कब, किसने और क्यों की। केस जब पुलिस के बस का ना रहा तो प्रशासन ने केंद्रीय खुफिया विभाग को सौंप दिया। खुफिया विभाग के जासूसों से पहले ही अत्यंत जटिल केस को विभा ने अपनी बुद्धि और तफ्तीश से हल करके सबको चकित कर दिया था। मैं उसके दिमाग की नहीं जनाब, सुंदरता की बात कर रही। सच मधु, प्यार व्यार की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं था। अरे आप तो सीरियस हैं? हल्के से चौंक कर इस बार मधु भी गंभीर हो गए। कमाल कर रहे हैं आप भी। क्या मैं आपको नहीं जानती? क्या मतलब? मैं तो मजाक कर रही थी। आप शायद सचमुच ये समझे कि मैं आपके और विवाह के संबंधों पर शक कर रही हूँ। ऐसा नहीं है मधु। मैं जानता हूँ कि मेरे बारे में कम से कम तुम ऐसा कभी नहीं सोच सकती। फिर आज अचानक ही इतने सीरियस कैसे हो गए? अब देखिए, सीरियल लिखा है लेकिन है वो सीरियस। दरअसल तुम्हारा यह सोचना ठीक ही था कि स्टूडेंट लाइफ में युवक युवतियां अक्सर बहक जाया करते हैं। बात तुमने बिल्कुल उल्टी कही थी। दरअसल विवाह कभी नहीं बहकी।
उसे लेकर अक्सर लड़के ही बहक जाया करते थे। उन बहकने वाले लड़कों में मैं भी शामिल था। क्या मतलब? मधु चौंकी। मैं तुम्हें आज अपनी ज़िंदगी की किताब के कुछ ऐसे पृष्ठ पढ़ाना चाहता हूँ जिन्हें तुमने कभी नहीं पढ़ा था। यूँ समझो कि जिन्हें मैं खुद भूल चुका था। आपके साथ पैरे ही आपकी ज़िंदगी की किताब पढ़ने के लिए हैं। तो सुनो। मैं एक लंबी सांस लेने के बाद शुरू हो गया। LLB में हम 3 साल साथ साथ पढ़े। मैं भी हॉस्टल में रहता था और बेवा भी, हमारे अन्य सहपाठी भी। LLB की पढ़ाई दिमाग की, और दिमाग में हम सब में तेज़ बेवा थी। मैं मध्यम श्रेणी के दिमाग वाले विद्यार्थियों में से तो क्या उस जमाने में पूरे कॉलेज में बेवा से सुंदर लड़की नहीं थी? अनेक मंचले और रोमांटिक मिजाज के लड़के बेवा का सामिप्य पाने के लिए बहाने ढूंढा करते थे, लेकिन बेवा का ध्यान कभी इस तरफ रहा ही नहीं। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई में ही था। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि फर्स्ट ईयर से ही वो मुझे अच्छी लगती थी। उसका ख्याल आते ही मेरे मन में मीठा मीठा दर्द होने लगता था। उसके सामने पहुंचते ही दिल बड़ी जोर से धड़कने लगता था। मेरा मन उससे बातें करने, उसे देखते रहने के लिए किया करता था। उसके ख्यालों में गुम होकर मैं रात रात भर जागता रहता। उसे देखने के क्षण से ही मैं उसकी तरफ आकर्षित होने लगा था, और ये आकर्षण समय के साथ बढ़ते ही चला गया। संयोग से जिस किसी दिन वह मुझे नहीं दिखती तो मन बेचैन, सब कुछ खाली खाली सा महसूस देता। ऐसा लगता जैसे कि वह दिन बिल्कुल बेकार गुजरा। संक्षेप में आज भी मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि मैं उससे प्यार करने लगा था, परंतु मैंने कभी दूसरे लड़कों की तरह उससे कभी कुछ कहा नहीं। बातें करने का बहाना तक तलाश नहीं किया। यहाँ तक कि फर्स्ट ईयर में मेरी विवाह से कभी कोई बात नहीं हुई। मेरा प्यार पूर्णतः एक तरफा और मूक था, पूरी तरह खामोश। हाँ, दूसरे की तरह मैं भी उसके दिमाग का लोहा मानने लगा था। उन दिनों विवाह अत्यंत ही सादगी थी, चेहरे पर पूर्ण गंभीरता ली। वह पूरी यूनिवर्सिटी में प्रथम आई, जबकि मैं केवल सेकंड क्लास मार्क्स ही प्राप्त कर सका। दिमाग और पढ़ाई के मामले में उसके सामने कहीं भी नहीं ठहरता था। खैर, हम सेकंड ईयर में प्रवेश कर गए। इस साल वह मेरी दोस्त बन गई। हम कैंटीन और मैस एक साथ अटेंड करने लगी। वह मुझसे खुलकर दोस्तों जैसा व्यवहार करती थी। उस सारे साल में प्रत्येक रात को दृढ़ निश्चय करता रहा कि कल विवाह से अपने मन की बात कह दिया, परंतु दिन में सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती। विवाह की गंभीरता, उसकी निश्चल और सच्च बातें मुझे मुझे कुछ कहने ही नहीं देती। साहस टूट जाता। हर दिन यही हुआ। कई बार ये सोचकर कि मैं जुबान से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कह पा रहा हूँ, तो पत्र लिखे, मगर दे ना सका। पत्र 2-4 दिन जेब में पड़ा रहता, फिर उसे फाड़ कर नया लिख लेता। सारे साल में यूं ही पत्र लिखता रहा और पढ़ता रहा। उन दिनों मेरे लिखे उपन्यास भी प्रकाशित होने लगे थे, मगर मेरे नहीं, किसी अन्य के नाम से। विवाह ने पुनः यूनिवर्सिटी टॉप की। इस बार मेरे फर्स्ट क्लास के मार्क्स थे, शायद उसी के साथ रहने के कारण। हम तीसरे साल में प्रविष्ट हो गए। वह सारा साल भी यूं ही निकल गया। न कभी अपने प्यार को जुबां पर नहीं ला सका, ना ही अन्य किसी माध्यम से विवाह को अपने दिल की बात बता सका। हमारे पेपर शुरू हो गए, और अंतिम पेपर छूटने के बाद वह विवाह विवाह उसकी तरफ भागते हुए मैंने उसे पुकारा। वह रुकी, बोली, हेलो वे, पेपर कैसा रहा? ठीक। भागने के कारण मैंने अपनी उगड़ी हुई सांस को नियंत्रित करने की कोशिश की। क्या बात है? विवाह मुस्कुराई। काफ़ी दूर से भाग कर आ रहे हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं समझा। खैर, आज के बाद हम अपने अपने शहर लौट जाएंगे, इसलिए सोच रहा था कि मेरे गले में जैसे कुछ फंस गया था। हाँ हाँ, बोलो ना, क्या सोच रहे थे? ये कि हम साथ बैठकर आखिरी बार चाय पी लें। ओह, ये बात थी। आओ, मैं कैंटीन की तरफ ही जा रही थी। कैंटीन नहीं विभा, मैं सोच रहा था कहीं बाहर। मेरे मुंह से निकलते ही चला गया। विभा का चेहरा अचानक ही गंभीर हो गया। मेरा दिल घबरा उठा। थोड़ी कठोरता सी भी उसके चेहरे पर उभरी। घबराकर मैं उससे अपनी कही हुई बात पर क्षमा मांगने वाला था कि अचानक उसके होंठों पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान उभर आई। बोली, चलो, जब आखिरी बारी साथ बैठकर चाय पीनी है तो वहीं पियेंगे जहाँ तुम कहोगे। मेरा मन मयूर नाच उठा। दिल में एक उमंग सी उठी। लगा कि वह भी मेरे दिल की भावनाओं को समझती, फिर भी मेरे साथ चाहे जहाँ चलने के लिए तैयार है। इसका सीधा सा अर्थ है कि वह मेरा प्यार स्वीकार कर लेगी। हम दोनों एक होटल के केबिन में जा बैठे। रास्ते में मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि आज अपने दिल की बात भी विभा से कहकर ही रहूँगा। और चाय की मेज़ पर आते ही मैंने कहा, विभा। जाने किन विचारों में डूबी विभा चौंकी। उसने मेरी तरफ देखा। मैं सकपकाया, किंतु शीघ्र ही संभल कर बोला, मेरा एक उपन्यास मेरे नाम से छप गया है। रियली? उसने आश्चर्य व्यक्त किया। हाँ, कहने के साथ ही मैंने जेब से दहकते शहर निकालकर मेज़ पर रख दिया। उसने उपन्यास उठाते हुए कहा, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन सेठ। थैंक यू, मैं इतना ही कह सका।
विभा दहकते शहर को उलट पुलट कर देखती रही। उसके मुखड़े की तरफ देखता हुआ मैं असली बात कहने का साहस जुटाता रहा। उपन्यास को देखते हुए उसने पूछा, चक्कर मार्केट में कब आया ये? 1 महीने पहले। और तुम ये खुशखबरी मुझे आज दे रहे हो? हाँ विभा, मेरा सर सपने सा उठा। तुम्हें ये खुशखबरी देने के लिए मैंने आज ही का दिन चुना था। आज का दिन? वह क्यों? क्योंकि आज मैं तुमसे एक और बात करने वाला हूँ। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो वेद? मैंने सारी दुनिया भर का साहस बटोर कर कहा, ये एक ऐसी बात जिसे तुमसे कह देने के लिए मेरा मन तभी हुआ था जिस क्षण तुम्हें देखा था, किंतु 3 साल तक भी ना कह सका। ऐसी क्या बात है? वो विवाह न तुमसे मेरा हलक सूख गया, सारा चेहरा पसीने से भरभरा उठा। प्यार करता हूँ। विवाह ने मेरा अधूरा वाक्य पूरा कर दिया। मेरा दिल धक्क से रह गया। सच, उन 2-4 क्षणों के लिए मेरा दिल बिल्कुल नहीं धड़का था। चेहरे पर ढेर सारा पसीना और हक्का बक्का रह जाने के भाव लिए उसकी तरफ देखा। वह बिल्कुल गंभीर था। मेरे मुंह से बड़ी मुश्किल से फंसी फंसी आवाज़ निकली, हाँ। चलो तुमने ये बात कही तो सही, विभा बोली। उसके इस वाक्य ने मेरे हौसले बुलंद कर दी। बोला, सच विभा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे अपने नाम से छपने वाली इस पहली कृति की कसम तुमसे शादी करना चाहता। इतनी बड़ी कसम? मैं इससे भी बड़ी कसम खा सकता हूँ विभा। सच, मैं तुमसे बेहद तुम्हारी कसम। तुम्हारे इस खूबसूरत मुखड़े की तरफ देखकर मैं हमेशा से यही कल्पना करता रहा हूँ कि इस मस्तक पर सिंदूरी बिंदिया लगी तुम्हारी मांग सिंदूर से भरी हो। उस रूप में तुम कितनी सुंदर लगोगी, अपने इस रूप से कई गुना ज़्यादा सुंदर। वह बिंदिया, वह सिंदूर, सब मेरे लिए होगा। मैं वेद, उसने टोका। उड़ते उड़ते जैसे किसी ने मेरे पंख काट दी। चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। उसने बड़े ही शांत और गंभीर स्वर में कहा, मैं जानती हूँ कि तुम भावुक हो। भावुक ना होते तो लेखन की तरफ कभी ना झुकते, लेकिन भावनाओं में इतनी दूर तक मत बहो कि उन्हीं में डूब कर रह जाओ। क्या मतलब है वो? मैं ज़मीन पर आ गया। मैं इन प्यार मोहब्बत की बातों से नफरत करती। ओ देवा, मैं किसी जख्मी के समान झटपटा सा उठा। जो तुमने कहा है या आगे भी जो तुम कुछ कहना चाहते वो मैं जानती। आज से नहीं, बल्कि तभी से जब हम फर्स्ट ईयर में थे। तुमसे पहले भी सैकड़ों लड़के मुझसे यही कह चुके हैं। मैं उन लड़कों जैसा नहीं हूँ विभा, जानती हूँ। इसलिए तुम्हारे कहने पर मैंने वैसा नहीं किया जैसा उन लड़कों के साथ करती रही। ऐसा कहने से पहले ही मेरे हाथ का झन्नाटेदार थप्पड़ तुम्हारे उनके गाल पर पड़ता था। अगर तुम्हारे साथ मैं ऐसा नहीं कर सकी। जानना चाहते हो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम सचमुच मुझसे बेहद प्यार करते हो। मैं चकित निगाहों से उसकी तरफ देखता रहा। वह कहती ही चली गई, सचमुच अपनी बात कहने के लिए तुमने बहुत अच्छा दिन चुना। हमारी कॉलेज लाइफ का आखिरी दिन। अगर तुमने आज से पहले कभी मुझसे ये बात कही होती तो तुम्हारे साथ भी वही व्यवहार करती। किंतु तुमने सचमुच गजब के धैर्य का सबूत दिया। इतना ज़बरदस्त धैर्य का कि मैं खुद भी तुम्हारे मुंह से ये बात सुनने के लिए बेचैन हो उठी था। विवाह, प्यार, खांसी और बैर किसी के छिपाने से छिपते नहीं हैं वेद। और कम से कम उस लड़की से तो बिल्कुल नहीं छुप सकता जिससे उसके इर्द गिर्द रहने वाला पुरुष प्यार करता हो। हर नारी को ईश्वर ने पुरुष की नज़रों का अर्थ समझने की अद्भुत शक्ति दी। भले ही नारी अनजान बनी रहे, लेकिन वह जानता है कि कौन सा मर्द उसे किस दृष्टि से देखता है। एक नारी होने के कारण वही अद्भुत शक्ति मुझ में भी है। और उस शक्ति ने मुझे उसी क्षण तुम्हारे मनोभाव बता दिए थे, जिस क्षण तुमने मेरी तरफ पहली बार देखा था। आज से 3 साल पहले एडमिशन वाले थे। फिर भी तुम, इसलिए फर्स्ट ईयर में मैंने तुमसे बात तक नहीं की। हाँ, तुम्हारी नज़र में बराबर पड़ रही थी। मुझे उम्मीद थी कि किसी न किसी बहाने मुझसे बात करने या मेरा सामिप्य पाने का प्रयास करोगे। मुझसे वही वाक्य कहोगे जो तुमने आज कहा। मगर तुमने मेरी इस धारणा को गलत साबित कर दिया। पूरा साल गुजर गया, तब मैं समझ गई कि तुम दूसरे लड़कों की तरह कम से कम छिछोरे नहीं हो। अपने अलावा मैंने तुम्हें कभी किसी अन्य लड़की की तरफ आंख उठाकर देखते भी नहीं देखा, जबकि मैं जानती हूँ कि तुमसे बहुत सी लड़कियां इंटरेस्ट लेती थी। तुम्हारे इसी करेक्टर ने सेकेंड ईयर में मुझे तुम्हारा दोस्त बना दिया। जब दूसरा साल भी गुजर गया तो मैं तुम्हारे प्यार की कायल हो गई। गुजरते हुए तीसरे साल ने मुझे बेचैन कर दिया, और आज सुबह तक मेरी बेचैनी बहुत बढ़ गई थी। जानते हो क्यों मैं ये बेचैनी शब्द क्यों प्रयोग कर रही? क्यों? क्योंकि मैंने तुम में देश का एक अच्छा
डिटेक्टिव नॉवलिस्ट बनने के गुण देखे दिबा। ये सच है वेद, और ये भी सच है कि तुम्हारे कैरेक्टर से प्रभावित हो, तुम्हारे जज्बातों की कद्र करती, तुम्हारे दिमाग में ज़िंदगी भर के लिए रह जाने वाली खलबली, दिल पर रह जाने वाले बोझ की हूक शायद तुम्हें कभी अपने कार्य के प्रति ईमानदार ना होने देता। मुझे डर था कि अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो देश तक भावी और अच्छे जासूसी उपन्यासकार को खो देगा। मैं अब भी समझ नहीं सका हूँ कि तुमने मेरे प्यार को स्वीकार किया है या कह चुकी हूँ वेद कि मुझे इस किस्म की बातों से नफरत है। उसने मेरा वाक्य बीच में ही काट दिया। तो मैं भी सलाह दूंगी कि इस प्यार व्यार के चक्कर में कम से कम तब तक ना पड़ना जब तक कि कुछ बन ना जाओ। ये चक्कर इंसान को उसके असली मकसद से भटका देता है। एजुकेशन पूरी करने के बाद आज से हमारी लाइफ शुरू, हमें अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना। तुम्हें उपन्यासकार बनना बहुत अच्छा, अपने क्षेत्र में सबसे ऊपर जाना थे। ये एक दोस्त की राय, शुभकामना, सिर्फ दोस्त की। सच में मेरे मन में तुम्हारे लिए एक दोस्त के अलावा कोई भावना नहीं है। यह रिश्ता सबसे ऊंचा है वेद, पति पत्नी के रिश्ते से भी कहीं ऊंचा। प्लीज किसी अन्य भावना का मिश्रण करके इसे दागदार मत करो। ऐसा करके तुम अपने साथ नाइंसाफी करोगे। मगर मैं जानती हूँ कि क्या कहना चाहोगे, जानती हूँ कि क्या कहोगे। यही ना कि तुम अपने दिल के हाथों बेवश हो। ये एक कच्ची भावना है वेद, बहुत कच्ची, बिल्कुल अस्थायी। जानती हूँ, अस्थायी। जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हें मेरे इनकार पर बहुत दुख होगा, किंतु वह दुख अस्थायी, आंखें मूंद कर सब कुछ भी याद नहीं रहने देगा। इन क्षणों को, इन क्षणों में मिलने वाले उन दुखों को जिन्हें तुम असहनीय समझ रहे हो, भूल जाओगे। अगला दृश्य। और उसने सच कहा था मधु, मैं बताता ही चला था। एक एक शब्द बिल्कुल ठीक कहा था विवाद। मैं समझ चुका था कि उसने मेरा पैर ठुकरा दिया। सच, उस वक्त कठोर हकीकत से भरी उसकी ढेर सारी बातों में से मेरे पल्ले एक नहीं पड़ी थी। मेरे सिर पर प्यार का भूत सवार था, इसलिए केवल यही बात मेरे पल्ले पड़ सकी थी कि विवाह ने मेरा प्यार ठुकरा दिया। उसकी शेष बातों का मैंने यही अर्थ निकाला कि वो मुझे बच्चा समझकर शब्दों के खिलौनों से बहला रही है। बहुत दुख हुआ था मुझे, लगा था इस चोट को पूरी ताकत लगाने के बावजूद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मगर अब विवाह की तरफ से इतने स्पष्ट इनकार के बाद हो भी क्या सकता था। एक तरफा प्यार से क्या होता, जिसके मन में मेरे लिए दोस्ती से आगे की कोई भावना ही नहीं है, उसके मन में मैं अपने लिए प्यार नहीं भर सकता। यह सोचकर मैंने उस केबिन में उसकी बातों में आ जाने का नाटक किया। मैंने कहा कि उसे मैं अपनी दोस्त के रूप में ही याद रखूंगा। उसने मुझसे वादा लिया कि मैं अपने उपन्यास लेखन के काम में चारों तरफ से आंखें मूंद कर जुट जाऊंगा। इस सारी उधेड़ बुन हम दोनों की चाय बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। हमने चाय दोबारा मंगाई, दोस्तों की तरह पी, वहाँ से उठकर दोस्तों की तरह ही हॉस्टल तक आए, और फिर हमारे साथ एक अनिश्चित समय तक की विदाई के लिए मिल गई। फिर क्या हुआ? बहुत ध्यान से सुनती हुई मधु ने पूछा। अपने हॉस्टल के कमरे में आकर मैं पलंग पर गिर पड़ा, फूट फूट कर रोया। उसके इनकार से दिल पर लगी चोट मुझे बिल्कुल असहनीय महसूस दे रही थी। यहाँ तक कि एक बार को तो उसके शब्दों का ख्याल आ गया। उसने मुझसे उपन्यासकारों की श्रेणी में बहुत ऊंचा उठने की इच्छा की थी। उस सारी रात मैं एक क्षण के लिए भी नहीं सोया, फूट फूट कर रोता रहा। सुबह को 7 बजे पता लगा कि विवाह प्रातः 5 बजे वाली गाड़ी से चली गई है। मेरे दिल में पुनः दर्द की एक तीव्र लहर उठी। मैं फिर रो पड़ा, मन हल्का हो गया। उसके बाद सचमुच मैंने पूरी लगन से सब कुछ भुलाकर अपने काम में जुट जाने की ठान की, ये सोचकर कि मेरी विवाह की यही इच्छा थी। मेरी मेहनत रंग लाने लगी, नाम उभरने लगा। कुछ दिन तक विवाह की याद एक कसक बनकर दिल में चुभती रही, फिर धीरे धीरे उस पर गर्द सी छाने लगी। लाखों पाठक मुझे प्यार करने लगे थे। उन्हीं के प्यार और अपने उपन्यासों की कहानी में डूब गया। उसने सच ही कहा था। तुमसे शादी भी हो गई, और मैंने विवाह के साथ गुजारे वक्त को इतना भी महत्वपूर्ण नहीं समझा कि कभी उनका जिक्र तुमसे करता। किसी ने सच कहा है मधु, वक्त बड़े से बड़े जख्म को भर देता है। किम कर्तव्य विमूढ़ सी मधु मेरी तरफ देखती रह गई। चुप होने पर जब मैंने उसे इस तरह अपनी तरफ देखते पाया तो पूछा, क्या हुआ मधु, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही? क्या आप वाकई वैसे हैं जैसा अभी अभी आपने कहा? क्या मतलब? क्या आप सच में विवाह को भुला बैठे थे? कुछ भी ना समझते हुए मैंने कहा, हाँ लगभग। आज मुझे चोट सी लगी है। मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि आप इतने स्वार्थी हो सकते, इतने खुदगर्ज। मेरी नज़र में ऐसे तो नहीं थे। मधु, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या कहना चाहते।
आप उसे भूल गए, उसे जिसकी वजह से आज आपका नाम लाखों करोड़ों पाठक जानते हैं। वरना आप शायद आपका कोई अस्तित्व ही ना होता। आप उसी को भूल बैठे। उफ, काश आपने पहले कभी मुझे बताया होता। काश उस वक्त मुझे पता होता कि वह इतनी महान है। तो मैं बड़ी श्रद्धा से सुनकर उसके चरण स्पर्श करती। सॉरी। तो मैं बड़ी श्रद्धा से झुककर उसके चरण स्पर्श करती। मधु, जानते हो क्यों? मैं हक्का बक्का से उसे देख रहा था, जबकि वह कहती चली जा रही थी और मैं उससे क्षमा मांगती, ये कहती कि मेरा पति खुदगर्ज है, उसे भूल गया था। अपने स्वार्थी पति की तरफ से मैं क्षमा मांगती। मधु के तमतमाए चेहरे की तरफ मैं देखते ही रह गया। काफ़ी देर तक तो कुछ कहने का साहस ही न जुटा सका। काफ़ी कोशिश के बाद थोड़ी देर के बाद बोला, लगता है कि तुम ठीक ही कह रही हो मधु। मुझे विवाह को नहीं भूलना चाहिए था। अगर आप सच पूछे तो आपकी सरस्वती विवाह ही है। उस दिन केबिन में जो बातें उसने आपसे की, वे इतनी सुलझी हुई और सत्यता से भरी बातें थी कि मैं वैसी बातें करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैंने तो आज से पहले ये भी नहीं सोचा था कि कोई लड़की इतने सुलझे हुए दिमाग की भी हो सकती है। सचमुच मधु, मैं एक बार फिर कहूँगा कि विवाह बेहद ब्रिलियंट है। आज उसे देखते ही मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। दिल के जख्म पर लगे टाके जैसे उधड़ते चलेगा। वह बेहद सम्मानित है, मेरे लिए श्रद्धा की पात्र। मुझे देखते ही उसका चेहरा किस तरह खिल उठा था। हे भगवान, जल्दी डिनर का वक्त हो ताकि उस देवी के चरण छूकर मैं आपकी गुनाह की माफ़ी मांग सकूं। यह सोचकर मेरे मन में मधु के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आया कि ये शब्द उसने उस लड़की के लिए कहे जिसका मैं कभी दीवाना रहा था। अगला दृश्य, ये जानने के बाद कि जिंदल परिवार की बहुरानी से हमारे इतने घनिष्ठ संबंध है, होटल का सारा स्टाफ हमें विशेष सम्मान और श्रद्धा से देखने लगा था। मैनेजर ने हमें बताया था कि जिंदल परिवार ने अपने निवास स्थान का नाम मंदिर रखा। 6:45 हम टैक्सी द्वारा मंदिर की तरफ रवाना होगा। जब मंदिर के पोर्च में हम टैक्सी से उतरे तो भौचक्के से अपने चारों तरफ देखने लगी। मंदिर नाम की वह इमारत किसी भी रूप में ताजमहल से कम खूबसूरत नहीं थी। ऊंची और संगमरमरी बाउंड्री वॉल से घिरे भूभाग के बीचों बीच खालिस सफ़ेद रंग के संगमरमरी पत्थरों से बनी 5 मंजिली इमारत सीना ताने खड़ी थी। इमारत के चारों तरफ लॉन था। लॉन में दीवार का पेड़ कहाँ से कौन सा होता भैया? अशोक, जामुन और शहतूत आदि के अनेक वृक्ष थे। घास ऐसी थी जैसे हरे रंग का मखमली कालीन बिछा। क्यारियों में खिले सैकड़ों किस्म के फूल वातावरण को महकाए हुए थे। इमारत का मुख्य द्वार किसी किले की तरह विशाल एवं भव्य था। द्वार के मस्तक पर लिखा था मंदिर। किसी बगले के से सफ़ेद रंग की बेदाग वर्दी पहने मंदिर के 4 सेवकों ने हमारी अगवानी की। वे हमें इमारत के अंदर ले गए। हमने देखा कि इमारत के भीतरी भाग में लगे सभी पत्थरों पर रामायण की चौपाइयाँ लिखी थी। सिर्फ फर्श पर चौपाइयाँ नहीं लिखी थी। हमारी अगवानी करते हुए सेवक हमें कई गैलरियों, हॉलों और दालानों से गुजारते हुए ले जा रहे थे। दीवारों, खंभों और छतों में जड़े पत्थरों पर लिखी रामायण की चौपाइयों को मैं और मधु पढ़ते हुए भौचक्के से चले जा रहे थे। अचानक ही मैंने एक सेवक से पूछा कि क्या समूची इमारत पर ही ये चौपाइयाँ लिखी? तब उसने बड़े सम्मानित स्वर में जवाब दिया, जी हाँ। दरअसल इमारत की सभी दीवारों पर चौपाइयों के रूप में संपूर्ण रामायण लिखी हुई, इसलिए इस इमारत का नाम मंदिर रखा गया। संपूर्ण रामायण? ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से चकित स्वर निकल पड़ा। आगे बढ़ते हुए उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर्फ इतना ही कहा, जी हाँ। मेरा दिमाग झन्ना कर रह गया। मन ही मन उस आईडी की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। मधु भी बहुत चक्की सी मेरे साथ सेवकों के पीछे चल रही थी। सेवकों ने हमें एक बहुत बड़े हॉल में पहुंचा दिया था। वहीं विवाह थी, जो हमें देखते ही स्वागत के लिए खड़ी हो गई। यदि मैं उस हॉल की खूबसूरती का वर्णन करने बैठूं तो शायद कई पेज भरता चला जाऊं, इसलिए संक्षेप में केवल इतना ही लिखूंगा कि हॉल इंद्र की मधुशाला जैसा लग रहा था। बीचों बीच एक बहुत लंबी डाइनिंग टेबल रखी थी। टेबल पर सजे थे चांदी के चमचमाते बर्तन। विवाह ने हमें डाइनिंग टेबल से संबंधित कुर्सियों पर बिठाया। मधु ने सचमुच उसके चरण स्पर्श करे मेरे स्वार्थीपन की क्षमा मांगी। जब मधु ने ऐसा किया तो कुछ भी न समझने के कारण विवाह बौखला सी गई। जब मैंने उसे सब कुछ समझाया तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, वेद को एक अच्छा लेखक बनाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया। किसी को कोई कुछ नहीं बना सकता। हर व्यक्ति अपने टैलेंट और मेहनत से कुछ बन जाया करता है। कुछ देर तक इसी तरह की औपचारिक बातें होती रही।
मैंने चौंकते हुए पूछा, मिस्टर अनूप कहाँ है? नज़र नहीं आ रहे। अभी आ जाएंगे। विभा के स्वर में अजीब सी गंभीरता उभर आई। लेकिन हमें यहाँ बुलाकर वे खुद कहाँ चले गए? गए कहीं नहीं, वहाँ उस कमरे में है। विभा ने एक बंद कमरे की तरफ इशारा किया। मैं और मधु चकित रह गए, दृष्टि बंद दरवाजे पर स्थिर हो गए। मेरे मुंह से हैरत में डूबा सब निकला। उस कमरे में? मगर क्यों? मिस्टर अनूप उस कमरे में क्या कर रहा है? उन्हें बुलाओ विभा। अभी नहीं। विभा का स्वर पहले से भी कहीं ज़्यादा गंभीर था। 7:30 बजा रही वॉल क्लॉक की तरफ देखती हुई वह बोली, तो 30 मिनट। मगर किस चीज़ में? उनके बाद आने में, उनके बाहर आने में। मैं कुछ समझा नहीं विभा। मेरा स्वर हैरत में डूबा जा रहा था। मिस्टर अनूप ठीक 8 बजे ही उस कमरे से बाहर क्यों निकलेंगे? वहाँ भी क्या कर रहा है? यह सवाल तो उनके बाहर आते ही खुद मुझे भी उनसे पूछना है। तुम अजीब सी रहस्यमय बात कर रही हो विभा। ऐसा क्या है? क्या वे हर रोज़ इस समय उसी कमरे में बंद होते हैं? नहीं तो फिर? उस वक्त ठीक 4:30 बजे थे जब वे यहाँ आए। मुझसे बोले कि वो उस कमरे में जा रहे हैं। ठीक 3.5 घंटे तक उस कमरे में रही। मैं चकरा गई। सोचने लगे कि 3.5 घंटे तक वे अकेले उस कमरे में बंद होकर क्या करेंगे। यही सवाल मैंने उनसे पूछा भी, किंतु उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। जब मैंने ज़्यादा जिद की तो उल्टे डांटने लगे। मैं चकित निगाहों से देखती रह गई, क्योंकि पहले कभी वे मुझ पर इस तरह नहीं झिझलाए थे। मैं अवाक सी खड़ी उनकी तरफ देख ही रही थी कि वे मुझे कठोर शब्दों में ये हिदायत देकर कमरे में चले गए कि 3.5 घंटे से पहले उन्हें किसी भी सूरत में डिस्टर्ब न किया जाए। मेरे चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। मधु भी चकित सी विभा की तरफ देख रही थी। ना रहा गया तो बोला, मगर ये बात क्या हुई बाबू विभा? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। समझ तो मैं खुद भी नहीं पा रही हूँ वेद। अचानक ही विभा के सुंदर मुखड़े पर मौजूद गंभीरता अपना आकार बढ़ाती चली गई। मेरी अटपटी बातें सुनकर जितने चकित तुम रह गए हो, उससे कहीं ज़्यादा हैरत में मैं खुद। जो कुछ मैंने देखा और सुना उसने मेरी बुद्धि चकरा दी थी। तुमने क्या सुना? हम लोगों ने तुम दोनों को कोई उपहार देने का निश्चय किया था, अतः उपहार खरीदने के लिए मैं बाजार जाना था। उस वक्त करीब 3:30 बजे थे जब मैं बाजार चलने के लिए तैयार होकर इस हॉल में, वे पहले से ही तैयार हुए यहाँ बैठे थे। कुछ देर तक हम यहीं बैठे विचार विमर्श करते रहे कि तुम्हें उपहार में क्या था, किंतु कुछ निश्चय नहीं कर सकते। तब अनूप ने कहा कि यह निर्णय हम बाजार में ही कर लेंगे। हम उठकर दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे कि एक व्यक्ति हॉल में प्रविष्ट हुआ। हम ठिठक गए। तो तुम? उसे देखते ही अनूप के मुंह से निकला था। मैंने आज अचानक अनूप की तरफ देखा और देखते ही भौचक्की रह गई, क्योंकि अनूप का चेहरा हल्दी के समान पीला पड़ता चला गया था। वह एक दुबला, पतला और करीब 6.5 फुट लंबा व्यक्ति था, जिसके ऊपर काला कोट और काली ही पतलून पहने उस व्यक्ति के होंठ मोटे, काले और भद्दे थे। आंखें किसी नशे के कारण सौर कर डरावनी सी। अनूप की तरफ देखता हुआ वह निरंतर जहरीले अंदाज में मुस्कुरा रहा था। तो तुम यहाँ क्यों आए? अनूप ने लगभग चीखते हुए पूछा। जवाब में उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। पद्दा हाथ कोट की जेब में गया और जब वह बाहर आया तो उसमें एक संतरा दबा हुआ था। संतरे को देखते ही अनूप के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने संतरा हवा में उछाला, लपका, फिर हवा में उछाला, लपका, और बार बार ऐसे ही करता हुआ अनूप की तरफ बढ़ने लगा। मैं कभी उस व्यक्ति को देख रही थी और कभी अनूप को। अनूप की दृष्टि संतरे पर टिकी थी और उसे भयवश कांपते देखकर मैं हैरान थी। तो प्लीज़ प्लीज़ ये संतरा जेब में रख लो। अनूप गिड़गिड़ा उठा। वह हंसा। बड़ी भयानक हंसी थी उसकी। अनूप के चेहरे को मैंने पसीने पसीने होते देखा। रो देने के से अंदाज में चीख पड़े। आखिर तुम चाहते क्या हो? यहाँ क्यों आए? आपको मेरे साथ चलना होगा। कहते हुए संतरा उसने जेब में रख लिया। कहाँ? जहाँ मैं कहूँ। मगर इस वक्त मैं अपनी पत्नी के साथ। खामोश। अनूप का वाक्य पूरा होने से पहले ही वह गुर्रा उठा। तो मैं इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा, वरना मैं इस संतरे को यहीं छीलना चालू कर दूँ और फिर इसकी फाके बिगड़ जाएंगी। नहीं। अनूप पागलों की तरह चीख पड़ा। तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। विभा, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। लेकिन प्लीज़ विभा, इस वक्त कोई सवाल मत करो। वापस आकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। फिलहाल मैं इसके साथ जा रहा हूँ। कहने के बाद वे कुछ इतनी तेज़ी से हॉल का दरवाज़ा पार कर गए कि मुझे भी कुछ कहने का मौका ही न मिल सका। मैं हक्की बक्की सी खड़ी रह गई, जबकि वे और उनके साथ ही वह संतरे वाला आदमी भी जा चुका था। बहुत देर तक मैं किम कर्तव्य विमूढ़ सी मुंह फाड़े खड़ी उस दरवाजे को देखती रही जिससे वे निकल कर गए थे। फिर धम्म से सोफे पर गिर पड़ी। तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाने की बात मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। सोफे पर पड़ी 2-4 मिनट में मैं ही घट गई। उस आश्चर्य घटना के बारे में सोच सोचकर हैरान और चिंतित होती रही। रह रहकर मेरी आंखों के सामने संतरे वाला आदमी, उसकी जहरीली मुस्कान, उसके शब्द, अनूप की घबराहट, उनकी गिड़गिड़ाहट चकराने लगे।
करीब 1 घंटे बाद यानी 4:30 बजे ये तेजी से और लंबे लंबे कदमों के साथ हॉल में पुनः प्रविष्ट हुई। मैं एक झटके से खड़ी हो गई। इस बार उनके साथ संतरे वाला आदमी नहीं था। वो मुझे देखते ही मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वे किसी उलझन में उलझे हुए थे, बेहद परेशान। चाहकर भी मैं कुछ बोल ना सकी, जबकि उन्होंने कहा, तो तुम विभा, तुम अभी तक यहीं हो? जी जी। मेरे गले में जैसे कुछ फंस गया था। मधु और वेद के लिए कोई प्रेजेंट लेने नहीं गई? जी नहीं। क्यों? मैं तो कह गया था कि आप तो जानते हैं कि मैं कभी अकेली बाजार नहीं जाती। ओफो, तुम समझती क्यों नहीं बेवा? फिलहाल मुझे काम है, तुम जाकर कोई प्रेजेंट ले आओ। अब आपको क्या काम है? मैं उस कमरे में जा रहा हूँ। 3.5 घंटे तक मुझे उसी कमरे में कोई ज़रूरी काम करना है। याद रहे, तुम या अन्य कोई भी मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे। मगर ऐसा आपको क्या काम है? कमरे की तरफ बढ़ते हुए वे ठिठके और बोले, फिलहाल मैं कुछ नहीं बता सकता। यदि दिमाग ने साथ दिया तो 3.5 घंटे बाद इस कमरे से निकल कर ही सब कुछ बताऊंगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं। वह संतरे वाला आदमी कौन था? आप संतरे से इस कदर क्यों डरते हैं? ये सब मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने के लिए वक्त नहीं है। एक एक क्षण कीमती है। याद रखना विभा, 3.5 घंटे से पहले मुझे किसी भी हालत में डिस्टर्ब ना किया जाए। उनकी इस चेतावनी के बाद मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उस कमरे के अंदर पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। चिटकनी बंद होने की आवाज़ ने मेरे होश उड़ा दिए। तब से अब तक 3 घंटे से कुछ ज़्यादा समय हो चुका, वे उसी कमरे में बंद है। अगला दृश्य। विवाह की इस छोटी सी कहानी ने मैं बुरी तरह हैरान कर दिया। पौचक्के से काफ़ी देर तक हम विवाह के सुंदर मुखड़े को देखते रह गए। हम इतने ज़्यादा चकित थे कि चाहकर भी थोड़ी देर तक कुछ बोल नहीं सके। विवाह की कहानी के मुताबिक जो सवाल संतरे वाले आदमी के आने के बाद से उभरे थे, उनका जवाब सिर्फ अनूप ही दे सकता था, और वह कमरे में बंद था 3.5 घंटे के लिए। मेरी नज़र अनायासी वॉल क्लॉक की तरफ उठ गई। 7:40 हो चुके थे। पर्दा उठने में सिर्फ 20 मिनट रह गए थे, मगर वे 20 मिनट हमें 20 युगों से लगने लगे। शायद मैंने तुम में एक अद्भुत गुण देखा था। किसी भी व्यक्ति को देखते ही उसके पेशे, आर्थिक स्थिति और उसकी आदतों आदि के बारे में सही सही बता देती तू। तो क्या तुम में अब भी वह अद्भुत क्षमता है? वह अद्भुत क्षमता नहीं थी वेद। किसी भी व्यक्ति को ध्यान से देखकर उसके चाल ढाल, रंग रूप के बारे में सोचकर काफ़ी कुछ बताया जा सकता है। क्या तुम आज भी ऐसा कर सकती हो? तो उस संतरे वाले आदमी के बारे में कुछ बताओ विभा। उसे तुमने देखा था? वो क्या था? उसकी आर्थिक स्थिति, पेशा, आदतें, क्या तुम बता सकती हो कि मैं क्या काम करता था? उसके बारे में सोचकर ही तो मैं ज़्यादा चिंतित। क्या मतलब? निश्चित रूप से वह कोई गुंडा था, बहुत ही निम्न स्तर का। वह किसी भी लूट में शामिल होने से लेकर कत्ल तक कर सकता था। ओह! मेरे मस्तक पर चिंता की लकीरें उभर आई। मधु ने चिंतित स्वर में पूछा, मगर तुम ये कैसे कह सकती हो विभा बहन? उसके चेहरे पर मौजूद कठोरता कहती थी कि वह कत्ल कर सकता है। चाल बता रही थी कि वह गुंडा है। अनूप को धमकाते वक्त उसके होठों पर जो मुस्कान उभर रही थी, वह सिर्फ पेशेवर ब्लैकमेलर के होठों पर ही उभर सकती है। उसने कीमती काला सूट पहन रखा था, जो उसके धनवान होने का सबूत था। ओह! मधु की आंखों में विवाह के लिए प्रशंसा के भाव उभर आए। मगर असल में वह धनवान नहीं था। क्या मतलब? मैं चौंक पड़ा। बेशक वह कीमती सूट पहने हुए था, किंतु उसके बाएं हाथ में जो घड़ी थी वह बेहद सस्ती थी। इससे जाहिर होता है कि असल में उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। केवल अच्छे कपड़े पहनकर वह ऐसा दर्शाने की चेष्टा कर रहा था। उसके हाथ पर देखकर मैं जान गई थी कि वह कोई शारीरिक मेहनत का काम नहीं करता। दिमाग उसमें था नहीं, अतः दिमागी काम भी नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि वह किसी भी तरह की मेहनत नहीं करता, हराम की कमाई खा रहा है। कमाल है विभा बहन, आप किसी भी व्यक्ति को देखकर इतना सब कुछ बता सकती हैं। मधु का सर हैरत में डूबा हुआ था। मैं ही नहीं मधु बहन, कोई भी किसी व्यक्ति को देखते ही इतना सब कुछ, बल्कि इससे भी ज़्यादा बता सकता। ज़रूरत केवल किसी को भी देखकर उसके बारे में गहराई से सोचने की होती है। एक मजदूर यदि करोड़पति सेठ के कपड़े पहनकर तुम्हारे सामने आ खड़ा हो, तो उसे देखकर तुम थोड़ा सा सोचते ही बता सकती हो कि वह सेठ नहीं है। उसी तरह कि एक सेठ मजदूर नहीं बन सकता। मगर इस नज़रिए से सोचता कहाँ है विभा बहन? यही तो चूक जाता है। यदि सोचे तो सामने वाला खुली किताब के समान बन जाता है। ज़रूरत सिर्फ उसे पढ़ने वाली आंखों की होती है। जिन चीज़ों को हम साधारण या अर्थहीन समझकर छोड़ देते हैं, दरअसल वही चीज़ें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को खुली किताब बना देते हैं। क्या तुम ये भी बता सकती हो विभा कि मिस्टर अनूप उसे देखकर आतंकित क्यों हो गए थे?
जाहिर है कि वे उस व्यक्ति से पूर्व परिचित थे और संतरे वाला व्यक्ति उनके जीवन के किसी ऐसे भेद से वाकिफ है जिससे वे किसी अन्य को नहीं करना चाहते, और उस भेद का संबंध किसी न किसी रूप में संतरे से है। हाँ, संतरे से किसी भेद का क्या संबंध हो सकता है, ये तो वही बता सकते हैं। कहने के साथ ही विभा की नजरें बंद कमरे की तरफ उठ गई। मैं बॉल क्लॉक की तरफ देखने लगा। 7:45 थे। मुझे ये देखकर दुख सा हुआ कि अभी से 5 मिनट ही गुजरे। हमारे बीच सन्नाटा छा गया। इतना ज़बरदस्त सन्नाटा कि बॉल क्लॉक की टिक टिक स्पष्ट सुनाई देने लगी। हम तीनों ही अपने अपने विचारों में गुम हो गए थे। सबके दिमाग में शायद सवाल एक जैसे ही थे। घड़ी की सुइयां बहुत ही मंतर गति से रेंग रही थी। हमारे दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगे थे। घड़ी की रेंगती हुई सुइयों के साथ ही हमारे दिलो दिमाग पर हावी उत्तेजना और जिज्ञासा बढ़ने लगी। हम कभी वॉल क्लॉक की तरफ देखते, कभी कमरे के बंद दरवाजे को। धड़कनें और बेचैनी बढ़ती चली गई। समय सरक रहा था। अनूप को उस कमरे में बंद हुए 3.5 घंटे गुजरने वाले थे। किसी तरह वे तनावपूर्ण क्षण गुजरे तो 3.5 घंटे भी गुजर गए और वॉल क्लॉक ने टनटनाना शुरू कर दिया। घंटा 8 बजे का संदेश दे रहा था। बड़ी उम्मीद भरी नजरों से हमने कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा कि तभी सारे मंदिर में फायर की एक जोरदार आवाज़ गूंजे। फायर की आवाज़ बंद कमरे के अंदर से उभरी थी। अगला दृश्य उछल पड़ने के से अंदाज में हम तीनों एक झटके के साथ खड़े हो गए। एक भयानक आशंका ने हमें जड़ मूल तक हिलाकर रख दिया। रोंगटे खड़े हो गए, धड़कनें जैसे रुक गई। पहले विवाह, फिर मैं और मेरे बाद मधु उस कमरे के बंद दरवाजे पर झपट पड़े। मैं और मेरे बाद मधु उस कमरे के सॉरी ये तो फिर से आ गई। कमरे के अंदर खामोशी छा गई थी। मंदिर में कोहराम मच गया। पागल से होकर हम तीनों जुनूनी अवस्था में बंद दरवाजे को झंझोड़ने लगे। साथ ही अनूप का नाम ले लेकर चीखते भी चले जा रहे थे। साथ मगर हमारा किसी भी हरकत के जवाब में से अंदर से हल्की सी आहट भी ना उभरी। भागते हाफते और बदआवाज से मंदिर के ढेर सारे सेवक जमा हुए थे। भयानक आशंका हमारे दिलों में अपना आकार बढ़ाती चली गई। मैं या मधु तो उस वक्त तक होश भी ना संभाल पाए थे जब विभा ने चीख कर सेवकों को दरवाज़ा तोड़ डालने का हुक्म दिया। सेवक दरवाजे पर झपट पड़े। हम एक तरफ हट गए। धड़ाम धड़ाम की आवाज़ गूंजने लगी। सेवक प्राण प्रण से दरवाज़ा तोड़ने के काम में जुट गए थे। हम तीनों पसीने पसीने हो गए। एक ज़बरदस्त धमाके के साथ दरवाज़ा टूटकर कमरे में जा गिरा। वातावरण में एक साथ अनेक चीखें गूंज गई। हम तीनों भी टूटे हुए दरवाजे पर झपटे। कमरे में दाखिल होते ही विभा के अलग से चीख उबल पड़ी, नहीं। मेरे होश उड़ गए, टांगें कांपने लगी। मधु का चेहरा कागज़ की तरह सफ़ेद पड़ गई। उसकी आंखों में भी मेरी तरह खौफ ही खौफ नजर आ रहा था। चीखती हुई विभा कमरे के फर्श पर गिर गई। फिर अपनी दोनों कलाइयाँ उसने फर्श पर दे मारी। उफ! खतरनाक कांच की चूड़ियाँ टूट गई। कांच के नन्हे नन्हे टुकड़े चारों तरफ उछलकर बिखर गए। एक झटके से उसने अपनी सुहाग बिंदिया पहुँच डाल। मेरा दिलो दिमाग हाहाकार कर उठ। विभा पछाड़ों के साथ ताड़े मार मार कर रो रही थी। पागल सी हुई वह अपना सिर फर्श पर पटक रही थी। घबराकर मैंने मधु का इशारा किया। मधु विभा को संभालने के लिए आगे बढ़। मेरी दृष्टि मंदिर के सेवकों की तरह लाश पर चिपक कर रह गई थी। अनूप की लाश पर। लाश एक मेज के पीछे कुर्सी पर थी। कुर्सी पर बैठे अनूप का सिर मेज पर था। दाएं हाथ में रिवॉल्वर, दाईं कनपट्टी पर गोली का सुराख, और सुराख से गर्म गाढ़ा खून अभी तक बह रहा था। मेज की चमकदार सनमाइका भीगती जा रही थी। मेज पर ही एक खोला हुआ पेन और कागज़ पड़ा था। दाईं तरफ फ़ोन रखा था परंतु रिसीवर क्रैडल पर नहीं था। मेज से नीचे हवा में झूल रहा था। सनमाइका पर बहते खून की बूंदें टप टप करके झूलते रिसीवर के माउथ पीस में गिर रही थी। हॉल में रखे फ़ोन पर से किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। सभी सेवक दहाड़े मार मार कर रो पड़े थे। सारे मंदिर में बड़ा ही करुणाजनक रोदन गूंज गया। मेरा दिल भी फूट फूट कर रोने के लिए मचल उठा। जबड़े भींच कर मैंने बहुत सख्ती से अपने रोने की इच्छा को दबाया। आगे बढ़ा। मधु विभा को संभालने में लगी थी। मैं अभी मेज़ के समीप पहुंचा ही था कि नहीं वेद, उनकी लाश को छूना नहीं। अचानक ही विभा की गुर्राहटदार चीख ने मुझे उछाल दी। मैंने चौंक कर विभा की तरफ देखा और दंग रह गया। आंसुओं से भीगे उसके चेहरे पर कठोरता थी। सारा श्रृंगार धुल चुका था। आश्चर्यजनक तरीके से जैसे वो रोना भूल गई थी। मधु अनावश्यक रूप से उसे पकड़े खड़ी थी। मेरे साथ सभी हैरत अंगेज निगाहों से उसे देखते रहे। विभा की आंखें अनूप की लाश पर स्थिर थी और उस लाश को देखते ही देखते मेरी विभा का चेहरा पत्थर की तरह सख्त, खुरदरा और कठोर होता चला गया। रोना भूलकर वह स्थिर से कदमों से मेज़ की तरफ बढ़ी और ध्यान से उसने मेज़ पर मौजूद चीज़ों को देखा। अंत में उसके साथ ही मेरी नज़र भी खुले पेन के समीप पड़े उस कागज़ पर स्थिर हो गए जिस पर एक अजीब सी आकृति बनी हुई थी। मैंने ध्यान से उस आकृति को देखा। कागज़ पर उस आकृति के ऊपर एक वाक्य लिखा था। वाक्य निम्न था,
3.5 घंटे की कोशिश के बावजूद, क्योंकि मैं इसका अर्थ नहीं समझ सका हूँ, इसलिए आत्महत्या कर रहा। मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ ये आकृति, अन्य कोई नहीं। वाक्य को पढ़कर मेरी बुद्धि चकरा गई। कदाचित विभा ने भी वह वाक्य पढ़ लिया था, तभी तो उसने झपटने के से अंदाज में उस कागज को उठा लिया। गौर से आकृति को देखा। आकृति निम्न थी। यहाँ पर उसकी फोटो नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आकृति को देखकर कोई विभा की आंखें सिकुड़ती चली गई। संकुचित सी होने के बाद विभा की आंखें गोल हो गई। कदाचित वह इस आकृति का अर्थ निकालने की कोशिश कर रही थी। कोशिश मेरी भी यही थी, परंतु मैं कुछ भी नहीं समझ सका। यदि यह वाक्य अनूप ने ही लिखा तो बड़ी अजीब सी बात थी। 3.5 घंटे से इस कमरे में बंद होकर के अनूप इसी आकृति का अर्थ निकालने में व्यस्त था। वह अर्थ नहीं निकाल सका। उसमें आत्महत्या करने की जरूरत कहाँ से आ पड़ी? बड़ी अजीब सी उलझन थी। अभी मैं समझ भी नहीं सका था कि विवाह आकृति का अर्थ समझ पाई है या नहीं कि मंदिर में भारी बूटों की आवाज़ गूंज उठी। 4-5 पुलिसकर्मियों के साथ इंस्पेक्टर त्रिवेदी कमरे में दाखिल हुआ। दरवाजे पर पहुंचते ही उसके चेहरे पर अजीब सी वेदना भरी कठोरता उभर आई। सिर से कैप उतार ली उसने और मेज की तरफ बढ़ा। अगला दृश्य। पेट्रोल पर दौड़ने वाली आग के समान अनूप की मृत्यु का समाचार सारे जिंदलपुरम में फैल गया। जिसने सुना वही धक्के से रह गए, हक्का बक्का अवाक सा। जिंदल परिवार से संबंधित फैक्ट्रियों, मिलों और दूसरे व्यापारिक संस्थानों का तो चक्का जाम हो ही गया। साथ ही जिंदलपुरम में मौजूद बाजार और ऑफिस तक बंद होगा। सभी मंदिर की तरफ उमड़ पड़े। जैसे वैसा वातावरण था जैसा किसी भी राष्ट्र में किसी जनप्रिय नेता का था, सबका प्यारा। जिंदलपुरम का प्रिय, गरीबों का मददगार, दुखियों का साथी और एक आदर्श युवक के रूप में वह जिंदलपुरम के हर निवासी के दिल में वास करता था। वह समूचा छोटा सा औद्योगिक नगर शोक में डूब गया। हर आंख में आंसू, हर चेहरे पर दर्द। दुख में डूबी भाववेल भीड़ मंदिर में घुस जाना चाहती थी। भीड़ को काबू करने के लिए समीप के महानगर से अतिरिक्त पुलिस फोर्स जिंदलपुरम बुलानी पड़ी थी। फोर्स मंदिर को घेरे भीड़ को नियंत्रित कर रही थी और अंदर आईजी पुलिस तक रेंज के अधिकारी आ चुके थे। पुलिस के फोटोग्राफर लाश और दुर्घटना वाले कमरे के विभिन्न कोणों से फोटो ले रहे थे। फिंगरप्रिंट्स वाले अपना काम कर रहे थे। पोस्टमार्टम विभाग के लोग भी वहां पहुंच चुके थे। विभा अनेक स्त्रियों से घिरी हॉल के एक कोने में बैठी सिसक रही थी। उसे सांत्वना देने वालों में मधु भी थी और मैं उससे काफ़ी दूर हॉल के दूसरे कोने में गुमसुम सा खड़ा विभा को देख रहा था। अपनी विभा को, उसे जिससे कभी मैंने बेइंतहा प्यार किया था, आज भी करता हूँ, जिसके सुहागिन होने की मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, जिसके सुहागिन होने की मैंने कभी कल्पना की थी, और उसे जिसकी ज़िंदगी में मैंने कदम रखते ही जिसे विधवा कर दिया था। विधवा, आह! मेरे अंदर एक हुक सी उठी। दिमाग में ये विचार आते ही मैं कपकपा गया कि मेरी विधवा, मैंने उसकी ज़िंदगी में दोबारा कदम रखा। उफ! क्या मेरी विधवा के सुहाग को मेरी नज़र लगी? कहीं ये सब इसलिए तो नहीं हुआ है कि मैंने भी उसकी मांग, उसकी बिंदिया और उसके मंगलसूत्र को अपने लिए देखे जाने की कल्पना की थी? क्या मेरी नज़र नहीं उसकी मांग से सिंदूर पहुंचकर राख उड़ा दी है? क्या मेरी ही नज़र उसकी बिंदिया, उसके मंगलसूत्र को डस गई है? ज़रूर मुझे विवाह को अनूप के लिए श्रृंगार करते देखकर जलन नहीं हुई। हॉल के उस कोने में खड़ा मैं ऐसे ही ढेर सारे मुग्धापूर्ण विचारों की मौजूदगी में खुद को अपराधी सा महसूस कर रहा था। ना चाहते हुए भी मेरे दिल में ऐसे सैकड़ों विचार उठ रहे थे। अचानक ही आईजी साहब मेरे पास आए। मेरा परिचय, जिंदलपुरम में आने का उद्देश्य आदि पूछा। बिना कुछ छुपाए मैं सब कुछ बताता चला गया। सुनने के बाद उनके चेहरे पर हैरत के असीमित भाव उभर आए। फिर जेब से वही कागज़ निकाल कर मुझे दिखाते हुए बोले, ये कागज़ हमें लाश के पास से मिला। मैं जानता हूँ। क्या उस पर लिखा वाक्य मिस्टर अनूप ने ही लिखा था? जी, मैं विश्वासपूर्वक नहीं कह सकता। क्यों? उन्होंने मुझे कड़ी दृष्टि से घूरा। मैंने पहले कभी मिस्टर अनूप की राइटिंग कभी नहीं दिखी। ओह! कहकर वे चुप हो गए। फिर जाने क्या सोचकर उन्होंने मधु को स्त्रियों के बीच से बुलाया, उसके बयान लिए। सवाल लगभग वही थे जो मुझसे किए गए थे। जवाब ठीक वही थे जो मैंने दिए थे। उसके बाद उन्होंने विवाह के बयान लेने की इच्छा जाहिर की। बहुत से लोगों की ये राय थी कि उस वक्त वह बयान देने की स्थिति में नहीं, परंतु विवाह स्वयं ही बयान देने के लिए उठ खड़ी हुई। विवाह और आईजी साहब एक कमरे में चले गए। कमरा बंद कर लिया गया। मैं उस वक्त नहीं जान सकता था कि कमरे के अंदर क्या बातें हो, परंतु बाद में विवाह से जो कुछ पता लगा वही यहाँ लिख रहा हूँ। विवाह से भी आईजी साहब को लगभग वही कहानी सुनने को मिली जो हमसे सुन चुके थे। तब उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें अपने यहाँ जो आने वाले मेहमानों पर कोई शक है? नहीं, विवाह ने दृढ़ता के साथ कहा था। उनका इस सबसे कोई संबंध नहीं। ओ, खैर, क्या इस कागज़ पर यह वाक्य आपके पति ने ही लिखा? जी हाँ, लेकिन आईजी ने पूछा।
आप ऐसा किस आधार पर कह रही? मैं उनके साथ से लगाए गए दशमलव को भी एक नज़र में देखकर पहचान सकती है और उसी आधार पर कह सकती है कि ये आकृति उन्होंने नहीं बनाई। वाक्य निसंदेह उन्होंने लिखे। इसमें भी शक नहीं कि जिस पेन से वाक्य लिखा गया है आकृति भी उसी पेन से बनाई गई और वह पेन वही था जो मेज़ पर से आपको मिला होगा। क्या वह पेन मिस्टर अनूप का ही था? जी हाँ। इसका मतलब यह है कि किसी अन्य ने मिस्टर अनूप से पेन लेकर कागज़ पर यह आकृति बनाई। ऐसा ही लगता है। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की? निश्चित ही इस आकृति का अर्थ न समझ में आने की वजह से उन्होंने आत्महत्या की। हम समझे नहीं। आत्महत्या उन्होंने की नहीं है बल्कि उनसे कराई गई है और इसी वजह से मैं इसे आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का मामला समझती। मेरे पति की हत्या की गई है। हत्या? जी हाँ। विभा का चेहरा कठोर होता चला गया। दांत भींचकर वह भभकते से स्वर में गुर्राती चली गई। किसी को आत्महत्या के लिए विवश करना हत्या करना नहीं होता, बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि किसी की हत्या करने का ही एक नया तरीका है। आपकी बातों ने मुझे हैरत में डाल दिया है। जाहिर है कि मुजरिम ने उनसे इस आकृति का अर्थ पूछा, अर्थ निकालने के लिए 3.5 घंटे का समय दिया और 3.5 घंटे में इसका अर्थ न बताने की सूरत में मुजरिम ने उन्हें संतरे से संबंधित भेद खोलने की धमकी दी। शायद वह भेद इतना गहरा था कि उन्होंने उसके खुलने से पहले ही मर जाना बेहतर समझा। कमाल है। क्या आप शादी से पहले कहीं डिटेक्टिव रह चुकी? जी नहीं, सिर्फ LLB पास की है। मुजरिमों की हिस्ट्री और उलझे हुए मर्डर केसों से संबंधित फाइलें पढ़ने का शौक रहा। LLB के सेकेंड ईयर में मेरे एक साथी छात्र का मर्डर हो गया था। थोड़ी सी तहकीकात उस केस में भी की थी। और अब? कहते हुए विभा का चेहरा सख्त हो गया। कसम खाई कि उनके हत्यारे को मैं खुद तलाश करके अपने हाथों से बदला लूंगी। IG को लगा कि विभा भावुक होने जा रही है, इसलिए शीघ्रता से बोले कि आप दोबारा सामने आने पर संतरे वाले आदमी को पहचान सकती हैं? करोड़ों की भीड़ में भी विभा का भवकता स्वर। अच्छा, आप एक बात बताइए, बड़ा ही अजीब सा सवाल पूछ रहा हूँ। IG साहब ने पूछा। मुजरिम आपके पति से इस आकृति का अर्थ क्यों पूछना चाहता था, किसी अन्य से क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब सामने आते ही मुजरिम बेनकाब हो जाएगा। इसी से सवाल इसी से जुड़ा दूसरा सवाल यह है कि मुजरिम ने यह पहली पहेली हल करने के लिए 3.5 घंटे का समय ही क्यों दिया? कम या ज़्यादा क्यों नहीं? अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। अब एक अंतिम सवाल, IG ने पूछा। आप ये कागज़ देख चुकी हैं, इस वक्त भी देख रही। क्या आप इस पर बनी पहेली को हल कर सकती? फिलहाल नहीं कर पाई। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसकी एक फोटो स्टेट कॉपी कराकर मेरे पास भिजवा दीजिए। IG साहब विभा को देखते रहे। विभा बोली, आप ये सोचकर हैरान है ना कि एक ऐसी पत्नी जिसके पति की मृत्यु कुछ देर पहले हुई है, लाश अभी तक उसी कमरे में पड़ी है, आपको बयान देने के लिए तैयार कैसे हो गई? बल्कि बयान से भी आगे भी बातें कैसे कर रही है? जवाब एक ही आई है अंकल, ये इतनी सब बातें करने की ताकत उन्होंने ही दी है। उस कमरे में पड़ी उनकी लाश ने। उसी ने चीख चीख के मुझसे कहा है कि विभा, तुझे साधारण पत्नी की तरह से रो बिलक कर या हत्यारे को गालियाँ देकर ही संतोष नहीं कर लेना। तुझे हत्यारे को तलाश करना, उसे सज़ा देनी। बस उनकी लाश की उसी चीख ने मुझे ताकत दी IG साहब कि जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ दी। न विराम है, न कॉमा है, सेंटेंस पता ही नहीं लग रहा है, अलग है कि जुड़ा हुआ है। चाहकर भी वे अपने मुंह से कोई शब्द ना निकाल सके। विभा की आंखों विभा की आंखों से आंखें तक न मिला सके थे। अगला दृश्य। बात तब की है जब पुलिस कार्रवाई समाप्त हो चुकी थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की तैयारियां हो रही थी। स्त्रियों के बीच में विभा गुमसुम सी बैठी थी। किसी बुजुर्ग महिला ने उस बेचारी को सफ़ेद ब्लाउज और बेदाग सफ़ेद साड़ी पहना दी थी, विधवाओं वाला लिबास। विभा को उस रूप में देखकर मेरा दिल दहाड़े मार मार कर रो पड़ने के लिए मचल उठा। मेरे दांत और मुट्ठियां भिज गई, रोंगटे खड़े हो गए। पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी मैं अपनी आंखों को छलक पड़ने से न रोक सका। अचानक ही हॉल में मौजूद लोगों के मुंह से दबी दबी सी चित्कारें निकल गई। पोस्टमार्टम विभाग के 2 व्यक्ति शव को स्ट्रेचर पर लिए हॉल से गुजरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। अनायास ही मेरी दृष्टि विभा पर जा पड़ी। उसके संगमरमरी चेहरे पर दुख, दर्द या वेदना को कोई भाव नहीं था। पत्थर की पवित्र मोती सी सपाट मुखड़े वाली विभा एकटक स्ट्रेचर की तरफ देख रही थी। वक्त मैं उस वक्त चौंक पड़ा जब वह झटके के साथ उठ खड़ी हुई। एकाएक मैं उस सॉरी लेगा यहाँ भी वही लाइन है, यहाँ पे फिर रिपीट हो रही है। एकाएक मैं उस वक्त चौंक पड़ा जब वह झटके के साथ उठ खड़ी हुई। इसके उसके इर्द गिर्द बैठी मधु सहित अन्य स्त्रियां भी चौंकी। ठहरो। पत्थर की प्रतिमा के मुंह से एक आवाज़ निकली। सभी उछल पड़ी। एक झटके से सभी की निगाहें उस पर स्थिर हो गई।
स्ट्रेचर ले जाने वाले कर्मचारी भी दरवाजे के समीप ठिठक गए थे। विभा ने अगला आदेश दिया, स्ट्रेचर को वहीं रख दो। तुरंत फर्श पर स्ट्रेचर रख दिया गया। एक झटके से उसने लाश के ऊपर से चादर खींच ली। अनेक चीखें उबल पड़ी, परंतु उनमें विभा की चीख शामिल नहीं थी। वह तो पागलों की तरह मुंह की जेबें टटोल रही थी। कोई नहीं समझ सका कि वह क्या तलाश कर रही। जानना सभी चाहते थे, किंतु सवाल करने का साहस तक किसी में नहीं था। जेबों की तलाशी में इच्छित वस्तु नहीं मिली थी। एकाएक वह भूमि गुर्राते से स्वर में तो आईजी साहब से बोली, क्या आप में से किसी ने इनकी तलाशी ली है? नहीं। मैंने आईजी की आवाज़ को भी कांपते महसूस किया। ओ, विभा के मुंह से एकमात्र यही शब्द निकला और साथ ही उसकी आंखें सिकुड़ती चली गई। पेशानी पर सोचने की प्रति ढेर सारी लकीरें उभर आई थी। मगर आप मिस्टर अनूप की जेबों में क्या तलाश कर रही थी? आईजी ने वह प्रश्न पूछा जो मेरे विचार से होकर सभी के दिमाग में चकरा रहा था। सॉरी, वो मेरी एक पर्सनल चीज़ थी जिसके बारे में मैं किसी को भी कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझती, और वैसे भी उस वस्तु का हत्यारे से कोई संबंध नहीं। फिर भी आप सबको पोस्टमार्टम के लिए ले जा सकते हैं। विभा ने कुछ ऐसे ढंग से कहा कि उसके बाद स्वयं आईजी भी उससे कोई सवाल करने का साहस नहीं कर सकते। शायद मेरी तरह सब यही सोच रहे थे कि विभा ने लाश की जेबों में से क्या तलाश करना चाहा था।